पार्लियामेंट यानी संसद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सारे के सारे आर्टिकल्स को ध्यान में रखने का मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूं। असल में पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स में सबसे पहले तो बात होगी उन आर्टिकल्स की जो कि रिलेटेड है पूरी की पूरी पार्लियामेंट से। कहने का मतलब कि आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 88 तक के जो पहले 10 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड होंगे पूरी की पूरी पार्लियामेंट से। इनमें इस तरह के सवालों का जवाब दिया जाएगा कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या है, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, आदि आदि। तो इस तरह से पहले 10 आर्टिकल्स तो रिलेटेड हो गए पूरी की पूरी पार्लियामेंट से। अब इसके बाद आगे के आर्टिकल्स का पता लगाने के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर एंट्री ले लेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी किसी बिल्डिंग में आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको बात करनी पड़ती है उस बिल्डिंग के मालिक से। और पार्लियामेंट के मालिक कौन होते हैं? पार्लियामेंट के मालिक होते हैं पार्लियामेंट के 4 तरह के ऑफिसर्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। इसलिए अगले जो 10 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 89 से लेकर के 98 तक के, वो रिलेटेड होंगे पार्लियामेंट के इन 4 तरह के ऑफिसर्स या अधिकारियों से ही। तो इस तरह से अभी तक हम पूरी की पूरी पार्लियामेंट के बारे में बात कर चुके हैं और फिर अंदर एंट्री लेकर पार्लियामेंट के ऑफिसर्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। इसके बाद अब और ज्यादा अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो बारी आ जाएगी पार्लियामेंट के मेंबर्स की, यानी एमपीज या सांसदों की। इसलिए अगले जो 8 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 99 से लेकर के आर्टिकल 106 तक, वह रिलेटेड होंगे सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज से। अब जब एमपी या सांसदों के बारे में भी बात कंप्लीट हो गई तो फिर अगला सवाल यह बनता है कि ये सारे के सारे एमपी पार्लियामेंट में काम कैसे करते हैं, मतलब पार्लियामेंट में काम करने की प्रोसीजर क्या है। इसका जवाब देना इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर होती है वह तो कई तरह की होती है। तो इन कई तरह की प्रोसीजर में से पहले कौन सी प्रोसीजर के बारे में बात होगी, ये जानने के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि पार्लियामेंट का जो सबसे बेसिक काम होता है वह होता है कानून बनाने का। इसीलिए सबसे पहले बात होगी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में। इस तरह से अगले जो 5 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 107 से लेकर के आर्टिकल 111 तक, वहां पर बात होगी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की, यानी कानून बनाने की प्रोसीजर की। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बाद दूसरी वह इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो कि पार्लियामेंट में होती है वह होती है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बजट से रिलेटेड प्रोसीजर। तो इस तरह से अगले जो 6 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 112 से लेकर के आर्टिकल 117 तक, उनमें बात की गई है फाइनेंशियल मैटर्स में फॉलो की जाने वाली प्रोसीजर के बारे में। तो इस तरह से अभी तक हम पार्लियामेंट से रिलेटेड 2 तरह की प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और फाइनेंशियल प्रोसीजर। इन दोनों ही तरह की प्रोसीजर के बाद में पार्लियामेंट में होने वाली प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस बच गए हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं अंतिम 5 आर्टिकल्स में, यानी आर्टिकल 118 से लेकर के आर्टिकल 122 तक। इस तरह से इन अंतिम 5 आर्टिकल्स की हेडिंग हम रख सकते हैं जनरल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो इस तरह से अगर आप पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स को ध्यान में रखेंगे तो वह आपको ध्यान में रह जाएंगे हमेशा के लिए। जहां तक आज की वीडियो का सवाल है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 99 से लेकर के आर्टिकल 122 तक के 24 आर्टिकल्स के बारे में, और वह भी इतनी आसान ट्रिक्स के साथ कि आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आर्टिकल 99 से लेकर के आर्टिकल 106 तक के जो 8 आर्टिकल्स हैं वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। इन 8 आर्टिकल्स में से भी पहले 3 आर्टिकल रिलेटेड होंगे एक एमपी की पार्लियामेंट में एंट्री से। कहने का मतलब कि ये 3 आर्टिकल इस बारे में बात कर रहे होंगे कि एक एमपी को पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कब मिलता है। जाहिर सी बात है कि यहां पर सबसे पहले तो बात होगी एक एमपी द्वारा ली जाने वाली ओथ यानी शपथ की, क्योंकि बिना ओथ लिए तो एक मेंबर सदन की कार्यवाही में भाग ले ही नहीं सकता। इसलिए आज की वीडियो के पहले आर्टिकल की हेडिंग तो हो जाएगी ओथ ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों द्वारा शपथ। अब ओथ लेते ही एक मेंबर को सदन में अपनी सीट पर बैठने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन क्या उसके सीट पर बैठते ही सदन की कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक रूल है कि जब तक हाउस के कम से कम 10% मेंबर्स उपस्थित नहीं हो जाते तब तक कार्यवाही स्टार्ट नहीं की जा सकती। इस 10% की मिनिमम रिक्वायरमेंट को ही बोला जाता है कोरम या गणपूर्ति।
इस तरह से अगले आर्टिकल की हेडिंग हो गई कोरम या गणपूर्ति। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि सदन में कम से कम 10% सदस्य जो हैं वो तो उपस्थित रहे ही। तो अभी तक क्या क्या हो चुका है, एक मेंबर ओथ ले चुका है और उसके हाउस में बैठने के बाद हाउस की कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है। अब अगला सवाल यहां पर यह बनता है कि हाउस में एक बार बैठने के बाद क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक मेंबर की सीट फिर से वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाए, यानी एक मेंबर को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ जाए? इसका जवाब है जी हां, ऐसा हो सकता है और इसी बारे में बात की गई है अगले आर्टिकल में। इसलिए इस आर्टिकल की हेडिंग है वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी स्थानों का रिक्त होना। इस आर्टिकल के तहत एक मेंबर की सीट कब कब वेकेंट डिक्लेयर की जा सकती है, इसके 2 एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का एक साथ ही मेंबर बन जाए और दोनों में से किसी भी एक जगह से इस्तीफा भी ना दे, तो फिर ऐसे में उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर की जा सकती है। या फिर अगला जो आर्टिकल है उसके तहत अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो भी उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये आर्टिकल हो गया वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी स्थानों का रिक्त होना। पिछले आर्टिकल में तो हमने ये स्टडी किया था कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये बात मैंने इसलिए रिपीट की है क्योंकि अगले जो 3 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड होंगे एक मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से ही। तो इस तरह से आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि आज की वीडियो के पहले 3 आर्टिकल तो रिलेटेड हो गए एक मेंबर की हाउस में एंट्री से, मतलब कि एक मेंबर को हाउस की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कब मिल जाता है इससे। वहीं अगले 3 आर्टिकल रिलेटेड होंगे एक मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन 3 आर्टिकल्स में से पहला आर्टिकल बात करता है ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। असल में यह आर्टिकल उन तमाम ग्राउंड्स के बारे में बात करता है जिनके बेसिस पर न केवल किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है बल्कि किसी व्यक्ति को एमपी का चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। इसी तरह के डिस्क्वालिफिकेशन का सबसे फेमस ग्राउंड है गवर्नमेंट के अधीन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद होल्ड करना। इस तरह से इस आर्टिकल में तो डिस्क्वालिफिकेशन के अलग अलग ग्राउंड्स के बारे में बात हो गई, लेकिन अब अगला सवाल यह बनता है कि अगर इस बारे में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तो ऐसे में इस तरह की डिस्प्यूट में फाइनल डिसीजन किसका होगा? इसी बात का जवाब दिया गया है अगले आर्टिकल में, जिसकी की हेडिंग है डिसीजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन रेज होगा कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तो इस तरह का क्वेश्चन रेफर किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होगा इस बारे में वो फाइनल होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस तरह का डिसीजन लेने से पहले प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेंगे और इलेक्शन कमीशन जो ओपिनियन देगा उसके मुताबिक ही अपना डिसीजन लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तीसरा और जो अंतिम सवाल है वो ये हो सकता है कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके बाद भी वह सदन की कार्यवाही में अगर भाग ले ले तो फिर क्या होगा? इसका जवाब दिया गया है अगले ही आर्टिकल में, जिसकी की हेडिंग है पेनल्टी फॉर सिटिंग व्हेन डिस्क्वालिफाइड। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई मेंबर बिना ओथ लिए या डिस्क्वालिफाइड होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है या वोटिंग में भाग लेता है तो ऐसी सिचुएशन में उसे पर डे 500 रुपए के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी के साथ मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो 3 आर्टिकल थे वह तो हो गए हैं कंप्लीट। अभी तक हमने जो 6 आर्टिकल्स कवर किए हैं उनमें से पहले 3 तो रिलेटेड थे एक मेंबर के हाउस में एंट्री लेने से और अगले 3 आर्टिकल्स रिलेटेड थे एक मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से। यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन वाले जो 3 आर्टिकल्स थे ये एक तरीके से नेगेटिव आर्टिकल्स हो गए हाउस के मेंबर्स के लिए। अब जब नेगेटिव आर्टिकल्स के बारे में बात कंप्लीट हो गई तो जाहिर सी बात है अब बारी आएगी पॉजिटिव आर्टिकल्स की। इसीलिए अगले 2 आर्टिकल पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे अपने आप में। तो इस तरह से अगला आर्टिकल तो हो जाएगा पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, यानी सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार, और उससे अगला आर्टिकल हो जाएगा सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही आर्टिकल्स में पावर और सैलरी के बारे में बात हुई है, इसीलिए मैंने इनको पूरी तरह से पॉजिटिव आर्टिकल कहा था।
इसी के साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद से रिलेटेड जो 8 आर्टिकल्स थे वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। पार्लियामेंट के मेंबर से रिलेटेड आर्टिकल्स को कंप्लीट करने के बाद में अब बाकी जितने भी आर्टिकल्स बचे हैं आज की वीडियो में वह सारे के सारे रिलेटेड होने वाले हैं पार्लियामेंट की प्रोसीजर से। हमारे संविधान में पार्लियामेंट की प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सारे के सारे आर्टिकल्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। फर्स्टली लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स, सेकेंडली फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स और थर्डली जनरल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स की। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कानून बनाने की जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले क्या बात होनी चाहिए? जाहिर सी बात है उसमें तो सबसे पहले यही बात होनी चाहिए कि किसी बिल या विधेयक को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। तो इसलिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड पहले आर्टिकल की हेडिंग है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक मनी बिल और फाइनेंशियल बिल इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी बिल्स या विधेयक बच गए उनको पार्लियामेंट के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको चीजें बिल्कुल सिंपल लग रही होंगी कि पहले कोई बिल किसी भी एक सदन में इंट्रोड्यूस हुआ, उस सदन ने बिल को पास किया, फिर वो बिल दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन ने इसको पास कर दिया और ऐसा होते ही वो बिल कानून बन गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि एक सदन तो बिल पास कर देता है लेकिन दूसरा सदन उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे हालात में क्या होगा, इसका जवाब दिया गया है अगले ही आर्टिकल में जिसकी की हेडिंग है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक किसी पूरे बिल पर या बिल के किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति द्वारा पार्लियामेंट के दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। इस तरह से आर्टिकल 108 रिलेटेड हो गया जॉइंट सिटिंग से। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड ये जो पहले 2 आर्टिकल थे ये दोनों ही आर्टिकल अप्लाई होते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़कर हर तरह के बिल पर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में तो हमें अलग से बात करनी पड़ेगी। यही वजह है कि अब अगले जो 2 आर्टिकल हैं वह बात करेंगे केवल और केवल मनी बिल के बारे में कि मनी बिल से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगी हाउस में। इस तरह से अगले आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी स्पेशल प्रोसीजर अबाउट मनी बिल यानी धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब मनी बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोसीजर की तो बात हो गई लेकिन ये तो हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि मनी बिल आखिर होता क्या है। इसीलिए अगला जो आर्टिकल होगा उसकी हेडिंग हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा। तो इस तरह से अभी तक के 4 आर्टिकल्स में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? अभी तक हम ये कवर कर चुके हैं कि कोई बिल हाउस में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है और पास कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई बिल या विधेयक सिर्फ दोनों सदनों से पास होने पर ही एक्ट या अधिनियम नहीं बन जाता बल्कि इसके लिए राष्ट्रपति के साइन भी चाहिए होते हैं। इसलिए अगला जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग हो जाएगी असेंट टू बिल्स यानी विधेयकों पर अनुमति। यहाँ पर असेंट से मतलब प्रेसिडेंट की असेंट से हैं, ठीक है। इसी के साथ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो तो हो गए हैं कंप्लीट। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बाद अब बारी है फाइनेंशियल मैटर्स यानी वित्तीय विषयों से रिलेटेड प्रोसीजर की। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अब आगे के जो 6 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड होने वाले हैं बजट की प्रोसीजर से। इन 6 आर्टिकल्स में से भी जो पहले 3 आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तीनों आर्टिकल बजट की 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स के बारे में बात कर रहे होंगे। कहने का मतलब कि हमारे संविधान में बजट की जो पूरी प्रोसेस है उसे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बजट से रिलेटेड पहली स्टेप को डिस्क्राइब किया गया है फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड पहले आर्टिकल में जिसकी की हेडिंग है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। असल में इस आर्टिकल में बजट की डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक बजट या बजट भाषण में बेसिकली 2 ही चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्टली आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी अनुमानित आय क्या होगी, और सेकेंडली उस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित व्यय क्या होगा।
बस इन दो ही चीजों के बारे में बात की जाती है बजट या बजट भाषण में। यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि बजट को संविधान की भाषा में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो बात करेगा बजट से रिलेटेड दूसरे स्टेप की। इस तरह से इस आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी प्रोसीजर एज टू एस्टिमेट्स। कहने का मतलब कि पिछले आर्टिकल में हमने जो एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाने का काम किया था, अनुमान लगाने का काम किया था, उससे रिलेटेड आगे क्या प्रोसीजर होगी हाउस में, इसी का जवाब दिया गया है इस आर्टिकल में। इसके प्रोविजंस के मुताबिक ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट था, इसको डिमांड ऑफ ग्रांट यानी अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा में रखा जाएगा और लोकसभा इस पर वोट करेगी कि इस ग्रांट या अनुदान को पास किया जाए या नहीं। और अगर इस डिमांड ऑफ ग्रांट या अनुदान की मांग को लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो फिर कानून की भाषा में हम ये कहेंगे कि लोकसभा हैज मेड द ग्रांट, यानी लोकसभा ने अनुदान कर दिया है। और ऐसा होते ही बारी आ जाएगी बजट से रिलेटेड लास्ट और फाइनल स्टेप की, जिसे कि जाना जाता है अप्रोप्रिएशन बिल के नाम से। इसीलिए अगले आर्टिकल की हेडिंग है अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। तो इस आर्टिकल के तहत क्या किया जाएगा कि ये जो सारी की सारी ग्रांट्स या अनुदान थी जो कि पास की गई थी पिछले आर्टिकल के तहत, उन सबको एक बिल के रूप में पेश कर दिया जाएगा और इस तरह का ये बिल ही कहलाता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा अवेलेबल कराना या पैसा आवंटित कर देना। तो इस तरह से इस एप्रोप्रिएशन बिल के पास होते ही गवर्नमेंट को अधिकार मिल जाता है सरकारी खजाने से पैसा निकालने का और उससे उन घोषणाओं में खर्च करने का जिनके बारे में बात की गई थी बजट या एप्रोप्रिएशन बिल में। तो यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि जब तक ये एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं निकाल सकती। तो इस तरह से इन तीन आर्टिकल्स के साथ ही बजट की जो तीन महत्वपूर्ण स्टेप्स होती हैं वह तो हो गई हैं कंप्लीट। अब आगे के जो दो आर्टिकल्स हैं वह भी पूरी तरह से बजट से ही रिलेटेड हैं। इन्हें हम एक तरीके से बजट से रिलेटेड एडिशनल प्रोविजंस कह सकते हैं। तो यहां पर क्या बात की गई है, यहां पर बात की गई है बजट से रिलेटेड अलग अलग ग्रांट्स या अनुदानों की। अगले आर्टिकल में जिन तीन ग्रांट्स की बात की गई है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रांट है सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी अनुपूरक अनुदान, जबकि उससे अगले आर्टिकल में जिन तीन ग्रांट्स की बात की गई है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रांट है वोट्स ऑन अकाउंट या लेखानुदान। इन सारी की सारी ग्रांट्स पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। अब बारी है फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड लास्ट आर्टिकल की, जिसकी की हेडिंग है फाइनेंशियल बिल। यहां पर हमें यह ध्यान में रखना है कि मनी बिल की डेफिनेशन तो बताई गई थी आर्टिकल 110 में, जबकि फाइनेंशियल बिल के बारे में बात की गई है आर्टिकल 117 में। यहां पर इतना बड़ा डिफरेंस जो है वह इस वजह से है क्योंकि मनी बिल को तो डाल दिया गया था लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स में, जबकि फाइनेंशियल बिल को डिस्क्राइब किया गया है फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स में। तो इस तरह से फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स भी हो गए हैं कंप्लीट। आज के वीडियो के जो अंतिम 5 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड होने वाले हैं हाउस की जनरल प्रोसीजर यानी साधारण प्रक्रिया से। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं इनमें भी वही फॉर्मेट फॉलो किया गया है जो कि फॉलो किया गया था लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स में। कहने का मतलब कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स में जिस तरह से पहले ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात हुई थी और उसके बाद मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में बात हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से अब यहां पर भी पहले ऑर्डिनरी प्रोसीजर के बारे में बात होगी और उसके बाद फाइनेंशियल प्रोसीजर के बारे में। तो इस तरह से इन अंतिम 5 आर्टिकल्स में से पहले आर्टिकल की हेडिंग तो हो जाएगी रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के नियम। कहने का मतलब कि प्रत्येक हाउस को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा कि उसके अंदर जो प्रोसीजर चलती है वह किस तरह से चलेगी। और इससे अगला जो आर्टिकल है वह तो रिलेटेड होने वाला है फाइनेंशियल प्रोसीजर से। तो इस तरह से इस आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर इन फाइनेंशियल बिजनेस। तो इस पर्पस के लिए यानी अपने अंदर की जो फाइनेंशियल प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कानून बनाकर फाइनेंशियल मैटर में जो प्रोसीजर होती है उसको रेगुलेट कर सकती है। तो इस तरह से पहले 2 आर्टिकल में हमने जनरल प्रोसीजर की भी बात कर ली और फाइनेंशियल प्रोसीजर की भी बात कर ली। अब बारी आती है प्रोसीजर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जिसे कि कहा जाता है लैंग्वेज। इसीलिए अगले आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट।
लैंग्वेज से रिलेटेड इस आर्टिकल के बाद आज की वीडियो के जो लास्ट 2 आर्टिकल्स हैं उन्हें ध्यान में रखना है बहुत ही आसान, क्योंकि इन अंतिम 2 आर्टिकल्स में पार्लियामेंट और कोर्ट इन दोनों के अगेंस्ट ही रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। अब जबकि हम पार्लियामेंट से रिलेटेड चैप्टर ही स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले बारी आएगी पार्लियामेंट की। कहने का मतलब कि पहले पार्लियामेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगी और उसके बाद कोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगी। तो पार्लियामेंट के अगेंस्ट जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये कहती है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी किया हो उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इस सेकेंड लास्ट आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। बात करें इसके बाद अगले आर्टिकल की यानी लास्ट आर्टिकल की, तो जाहिर सी बात है वहां पर बात हो रही होगी कोर्ट पर लगी हुई एक रेस्ट्रिक्शन के बारे में। इसलिए आज की वीडियो से रिलेटेड जो लास्ट आर्टिकल है उसकी हेडिंग है कोर्ट्स नॉट टू एनक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। इसी के साथ आज की वीडियो से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब आपको 2 छोटे छोटे काम करने हैं। पहला तो ये कि आपको सेम आर्टिकल्स वाली स्टेट लेजिस्लेचर की वीडियो भी अभी देखनी है, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोविजंस होंगे 2 या 3 आर्टिकल्स को छोड़ करके, तो वो एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको मैंने जो 6 तरह की ग्रांट्स या अनुदान बताई थी उनसे रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए आपको टाइप करना है आर्टिकल 115 बाई विकास डाका और आर्टिकल 116 बाई विकास डाका। ये टाइप करते ही आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी।